नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा। महत्वपूर्ण है और जनरली यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से जनरली यूजी लेवल पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इनके फंडामेंटल आपको मालूम होना चाहिए। जो इसका डेप्थ है वो जब हायर लेवल पर पीजी के एमबीएससी या पीएचडी में इसे काफ़ी डेप्थ में देखना होता है, लेकिन यूजी लेवल पर आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए यहाँ पर कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल है जो कि इम्पॉर्टेंट है जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं। जनरली जब भी कोई रिसर्च किया जाना होता है तो रिसर्च को करने से पहले हम एक डिज़ाइन बायो स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन एक अडॉप्ट करते हैं कि आखिर हमारा रिसर्च हम किस प्रकार से डाटा कलेक्ट करेंगे, किस प्रकार से उसमें डाटा जो हमारे आएंगे तो उसमें कौन कौन सा टेस्ट लगाया जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को शुरू में ही ध्यान दिया जाता है और यूजी लेवल पर जनरली रिसर्च होते नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मालूम होना चाहिए। जब एमबीएससी या पीएचडी किया जाता है तो वहाँ पर चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वहाँ पर आपको एक रिसर्च करना होता है, थीसिस लिखना होता है। तो वहाँ पर जो बायोस्टैटिस्टिक्स उस डाटा को एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी होता है। तो उसके लिए शुरू में हमें अपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। 3 बेसिक प्रिंसिपल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स है एक अच्छे गुड डिज़ाइन बनाने के लिए। यदि आप एक अच्छा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बना रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वह है रेप्लिकेशन, दूसरा है रेंडमाइजेशन और तीसरा है लोकल कंट्रोल। तो ये तीनों नाम आपको मालूम होना चाहिए और इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या है? तो रेप्लिकेशन इज रिपीटिशन ऑफ ट्रीटमेंट अंडर कंपैरिजन इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो आपने कोई एक ट्रीटमेंट, आप कई सारे ट्रीटमेंट लेकर अपने किसी रिसर्च को कर रहे हैं। जनरली मैंने डिस्कस किया है कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं, चाहे हमने टी टेस्ट किया हो या फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किया हो या फिर कोई अदर भी टेस्ट किया हो, जेड टेस्ट किया हो, वहाँ पर हम जनरली हमारे डिफरेंट सैंपल मीन आते हैं और या फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं और उनके बीच में कंपैरिजन करना होता है कि ये इक्वल एक जैसे है या फिर अलग है, इनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो इस चीज़ को जब टेस्ट किया जाता है तो आप यहाँ पर रेपिटेशन कहने का मतलब है कि जो भी आप ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हो वो कई सारे इंडिविजुअल पर आप हर ट्रीटमेंट को अप्लाई करेंगे। जैसे आपने मान लिया कि आपने 2 ट्रीटमेंट यूज किया, एक में तो मान सपोज करें कि एक में कोई एक पार्टिकुलर मेडिसिन दे रहे हैं एक ग्रुप में और दूसरे में नहीं दे रहे हैं, या फिर किसी एक ग्रुप में वैक्सीनेशन कर रहे हैं और दूसरे में नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ चेक करना होगा कि डिजीज़ की संभावना वैक्सीनेटेड ग्रुप में ज़्यादा है या फिर नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप में है। ऐसे ही जो आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, डिजीज़ थे, वो जिसमें आपने ट्रीटमेंट एक पार्टिकुलर ड्रग दिया उसमें ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हुआ या दूसरे में। तो इस प्रकार से आपको, तो यहाँ पर जो रिपीटेशन कहने का मतलब है कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं वो कई सारे इंडिविजुअल्स में होने चाहिए, यानी कि बहुत कम इंडिविजुअल में या एक इंडिविजुअल के बेसिस पर वो नहीं कर सकते। रिपीट करने का मतलब है कि एक इंडिविजुअल में किया, फिर दूसरे में भी उस ट्रीटमेंट को अप्लाई किया, तीसरे में भी किया। यहाँ तो हमने सिंपली डिस्कस किया कि एक में ट्रीटमेंट दिया, दूसरे में नहीं दिया, 2 ग्रुप बन गए। आप कई बार ऐसे केसेस बनते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं जिसमें कि ट्रीटमेंट कई सारे होते हैं। जैसे कि आपने कोई ड्रग पर आपका काम हो रहा है, किसी मेडिसिन पर काम हो रहा है, तो
चार पांच साल्ट या चार पांच ढंग के अलग अलग मेडिसिन का इफ़ेक्ट देखना होता है कि वो इसमें से सबसे अच्छा कौन है और क्या ये आपस में डिफरेंट है या सब एक जैसा ही बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरीके में जब आपके पास कई सारे आपने साल्ट ले रखे हैं, कई सारे ट्रीटमेंट ग्रुप बना रखे हैं, तो हर ट्रीटमेंट ग्रुप में कई सारे इंडिविजुअल के ऊपर आपको उस टेस्ट को, उस ऑब्जर्वेशन को देखना होगा। तो इस चीज़ को कहा जाता है रिपीटेशन। तो यह रिपीटेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरा है वह है रैंडमाइजेशन। अब रैंडमाइजेशन क्या है देखते हैं। इट इज़ रैंडम अलॉटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट टू द वेरियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। रैंडमाइजेशन कहने का मतलब है जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कोई एक पार्टिकुलर ट्रीटमेंट किस इंडिविजुअल को देना है, इसमें किसी भी प्रकार का सिलेक्शन नहीं होगा। रैंडमली आप जो भी आपके पास पॉपुलेशन साइज होगा, मान लो कि आपके पास 5 ट्रीटमेंट ग्रुप है और पांचों में आप 20-20 इंडिविजुअल में आप चेक कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि इस आपने हो सकता है कि सबसे अच्छे 20 इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लिया और पार्टिकुलर साल्ट दिया तो उसके रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छे आ जाएंगे। तो आपको रैंडमली सेलेक्ट करना है। जो 20-20 आप डिफरेंट ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, वो जो कौन सा एनिमल किस ट्रीटमेंट में जाएगा यह बिल्कुल रैंडम होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आपने सिलेक्शन करेंगे तो आपके जो रिजल्ट होंगे वह बायस हो जाएंगे। अब जो तीसरा प्रिंसिपल है वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रिंसिपल है लोकल कंट्रोल। अब लोकल कंट्रोल कब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मान लें कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वह एक ऐसे पॉपुलेशन पर कर रहे हैं जो कि होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन का कोई एक पार्टिकुलर हिस्सा जो है वो और जो मेन पॉपुलेशन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, और फिर आप पॉपुलेशन में कहीं दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि इस वाले ब्लॉक में जो इंडिविजुअल है वो अदर पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जांपल मान ले कि आप एग्रीकल्चर का कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो आपकी ज़मीन है उसकी उर्वरकता, उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट है। अब आपने मान लें कि 2 या 3 ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हो सकता है कि बाय चांस आपने किसी एक पार्टिकुलर ट्रीटमेंट को एक किसी पार्टिकुलर एरिया में दिया जिसकी उर्वरकता अदर जो डिफरेंट एरिया है, दूसरी एरिया है उससे ज़्यादा या कम हो सकता है। तो आपका जो रिजल्ट होगा वह बिल्कुल बायस्ड हो जाएगा, उसमें एरर आ जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए किया जाता है कि आपको जब मालूम है कि आपका जो भी आप पॉपुलेशन या जो बेस पॉपुलेशन में या फिर एक्सपेरिमेंटल जो आपके मटेरियल है उसमें हेट्रोजेनिटी है, वो होमोजीनस नहीं है, एक पूरा पॉपुलेशन एक जैसा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि आपको मालूम होगा कि यह वाला जो ब्लॉक है ये बिल्कुल अलग है और दूसरा ब्लॉक ये है, ये भी बिल्कुल अलग है। तो आप इस तरीके से डिफरेंट ब्लॉक्स को, ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उस ग्रुप में, पार्टिकुलर ग्रुप में फिर रैंडमली जो भी आपके ट्रीटमेंट होंगे उसको अलॉट करेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी हेट्रोजीनियस ग्रुप ब्लॉक्स बनेंगे उसमें आप अलग अलग, वो फिर उस पार्टिकुलर ग्रुप में होमोजीनस हो जाएगा। वो छोटा सा ग्रुप फिर बिल्कुल पॉपुलेशन से अलग है लेकिन वह छोटा सा ग्रुप होमोजीनस हो जाएगा। उसमें आप रैंडमली जो भी ट्रीटमेंट है उसको अलॉट करेंगे और इस प्रकार से आप अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो यह होता है लोकल कंट्रोल। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपका जो जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो आपका मटेरियल है, पॉपुलेशन है, वो हेट्रोजीनियस हो। तो दोस्तों लास्ट में देखेंगे कि जो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली 3 तरीके के हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जो डिज़ाइन है, जो सबसे पहला है वह है कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, जिसे CRD बोला जाता है। CRD कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन। यह UG लेवल पे यह नाम और इसके एप्लीकेशन बहुत बेसिक लेवल पर आपको मालूम होना चाहिए। रैंडमाइज्ड ब्लॉक
रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन या फिर रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन भी इसे बोला जाता है, आरबीडी, या फिर रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन भी बोला जाता है। तो यह दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट डिज़ाइन है। तीसरा जो डिज़ाइन है वह है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। तो जो हमारा सिलेबस है, बीबीएससी का सिलेबस है, उसमें यह दो मेंशन किया गया है, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन सीआरडी और रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन आरबीडी। तो इन दोनों को देखेंगे। ये लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन मेंशन नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, तो इसे छोड़ा जा सकता है। तो अगले लेक्चर में देखेंगे कि आखिर सीआरडी क्या होता है, आरबीडी क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या होता है, इसे हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि यदि कोई चीज़ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करें, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगेन, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।